हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट 2000। ठीक है, उसके बाद 2008 में जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बात मैं ये बता दूं कि ये जो लेक्चर होगा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के या 16 मार्क्स के। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा नंबर के लिए कवर किया है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो आराम से अगर ये आंसर लिख के आते हैं तो उनको 20 में से 15-16 तो मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स वो देते नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, ये है क्या अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे जैसे ग्रोथ कंप्यूटर्स की बढ़ी, इंटरनेट आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आया, इसने क्या किया, एक उससे एक नेसेसिटी जनरेट हुई, कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स एंड कॉम्बेट साइबर क्राइम्स। देखिए, कंप्यूटर्स बढ़े, इंटरनेट आया, इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बढ़ा। ठीक है, तो उसको देखते हुए क्या हुआ, एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत हुई ताकि ये जो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसको क्या करे, वो रेगुलेट करे। मतलब ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क जो कि हेल्प करे इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने को। किसको रेगुलेट करा जाए, कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट हो गए, उनके थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रहा है उसको क्या करे, रेगुलराइज करे। तो उसके लिए क्या, एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी। एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम्स, और जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स यानी कि हो रहा है, तो वो क्या जनरेट कर रहा है, कुछ साइबर क्राइम्स भी। क्या बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी यही है कि अगर कुछ अच्छाइयाँ भी है तो उसके पीछे कुछ बुराइयाँ भी चल रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चल रहा है, हम लोगों ने क्या किया, आईटी एक्ट इसलिए आया था ताकि वो रेगुलराइज कर पाए कि भाई जो भी फाइल्स, जो भी पेपर वर्क्स हो रहे हैं उनको क्या किया जाए, डिजिटल कर दिया जाए। कॉमर्स यानी कि अगर कहीं और से सामान मंगवाना है तो वहाँ जाके ना लेना पड़े, क्या हो, यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर दिया और आ गया हमारे घर में। इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए, वहाँ ना जाना, ट्रांसपोर्ट को बचाने के लिए, सारी चीज़ों को ईजी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आई। लेकिन अब क्या हुआ, उस चीज़ को देखते हुए उसके साथ में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे कि साइबर क्राइम्स आ गया। ठीक है, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये वही है कि भाई कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनके साथ में कुछ बुराइयाँ भी उनके साथ में लगी हुई हैं। तो इनको, इसको भी रेगुलर, मतलब इसको भी रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। टू मीट दीज चैलेंजेस द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट जिसको बोला जाता है। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए क्या हुआ, इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि कब आया था, इन द ईयर 2000। देखिए, 9th ऑफ मई को क्या हुआ, एसेंट मिल गई थी इसमें, यानी कि प्रेसिडेंट ने इस क्या कर दिया था, साइन कर दिया था। और 17 ऑफ अक्टूबर 2000 को ये क्या किया गया, ये हमारे यहाँ पे इनेक्ट हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। Then, however, the technological advancements and the emergence of sophisticated cybercrime, the Act and substantially amended the Information Technology Act 2008, which came into force in 2009। अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए 2009 में कुछ अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सही नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, चेंजेस को देखते हुए पहले इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। पहले सब कुछ क्या होता था, ऑन पेपर ही होता था, कुछ भी डिजिटल सिग्नेचर वाली चीज़ें नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाली चीज़ें नहीं थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2000 में जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया तो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, सब डिजिटली हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली चलने लगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया। उसके बाद में क्या हुआ कि अब चेंज हो रहा है, एडवांसमेंट आ ही रहा है टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट्स आए। जैसे 2008 के अमेंडमेंट में क्या हुआ, 66A अगर देखा जाए तो उसमें एक मतलब सेक्शन 66A था कि अगर कोई भी किसी को थ्रेटनिंग वाला मैसेज करेगा या कुछ ऐसा मैसेज करेगा जिससे डराने धमकाने वाला मैसेज कर रहा है, तो ऑफेंसिव मैसेजेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हैट्रेड हो रही है या इंटरनेशनल मतलब सिक्योरिटी और पीस, ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, ऐसा कुछ होता है, तो क्या था 66A में ये वाली चीज़ें जो है अमेंड हुआ था। तो श्रेयल सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ये केस देखते हुए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था कि भाई ऑफेंसिव मैसेजेस होते क्या हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों से ऑफेंसिव मैसेज का जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं था कि ऑफेंसिव मैसेज का लिमिटेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक ऑफेंसिव मैसेज है। तो उस चीज़ को स्टक डाउन कर दिया था, क्योंकि उसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों को क्या करने लग गए थे, कोई भी होता था, अगर किसी को भी कोई ऑफेंसिव मैसेज करता था तो वो क्या डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेंट कर देता था कि भाई इसने क्या किया, मेरे खिलाफ ऑफेंसिव मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया है कि भाई मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, ये वाले मैसेजेस कर दिए। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगे। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2015 का केस। तो उसमें बोला गया कि इसमें कोई भी
क्या है, प्रॉपर क्लियर नहीं है, ये भाई ऑफेंसिव, कितना ऑफेंसिव मैसेज है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको स्टक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। द अमेंडमेंट 2000 सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ एक्ट बाय स्ट्रेंथनिंग साइबर क्राइम प्रोविजंस। इसमें क्या कर दिया गया था, साइबर क्राइम के प्रोविजंस ऐड कर दिए थे। इंट्रोड्यूसिंग डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, डिफाइनिंग इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी एंड एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। पहले क्या था, 2000 वाले एक्ट में डाटा मतलब साइबर क्राइम प्रोविजंस नहीं थे, मतलब थे लेकिन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं थे। सिर्फ क्या किया था, उनको बता दिया गया था लेकिन उन चीज़ को रेगुलराइज ढंग से नहीं किया गया था। तो इसमें क्या कर दिया गया, इस एक्ट ने एक्सपांड कर दिया, उसके स्कोप को स्ट्रेंथन कर दिया। साइबर क्राइम प्रोविजंस, इंट्रोड्यूसिंग डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, डिफाइनिंग इंटरमीडियरी लाइबिलिटी एंड एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लाने का, तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे, उनको क्या करना, लीगल रिकॉग्निशन देना। फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, एक ब्रॉड है, और उसी के अंदर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ही सब पार्ट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, लीगल रिकॉग्निशन किन चीज़ों को प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब क्या होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस को क्या करना, फैसिलिटेट करना। आज आप बैठे बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी क्या करना, फैसिलिटेट करना। कॉमर्स कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है। टू प्रिवेंट एंड पनिश साइबर क्राइम्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। प्रिवेंट करना, पहले तो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे बचाना, या अगर कोई कर रहा है ये क्राइम तो उनको पनिश करना। एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है। टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डाटा। इंश्योर करना सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को बचाना, उसके डेटा को बचाना और इंश्योर करना उसकी सिक्योरिटी को। टू डिफाइन लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज एंड प्रोडक्ट यूजर्स। डिफाइन करना कि भाई इंटरमीडियरीज यानी जो बीच वाले हैं, जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं आप और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप ई कॉमर्स कर रहे हैं या आपने जो फाइलिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, तो क्या उसकी लाइबिलिटी क्या बनती है, कितनी क्या लाइबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ होंगी उसकी, ये सारी चीज़ें बताता है। टू एड्रेस इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म एंड डेटा प्रोटेक्शन। और एड्रेस करना इश्यूज लाइक नेशनल सिक्योरिटी हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया एंड डेटा प्रोटेक्शन। टू अमेंड रिलेटेड लॉज सच एज इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू मेक देम कंपेटेबल विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, वैसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए थे, बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। किसमें, बैंक रेगुलेशन एक्ट्स में, एविडेंस एक्ट में भी आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर वाली चीज़ें ऐड हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स और उनकी परिभाषाएं चेंज हो गई थी। इंडियन पीनल कोड में भी इंफॉर्मेशन और जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो क्या होगा, टू मेक देम कंपेटेबल विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। फिर अब देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ। अब ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या था एक बार देखें तो, लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रॉपर कर पाए, प्रिवेंट और पनिश करना साइबर क्राइम जो कर रहे हैं या उससे प्रिवेंट करना आपको, इंश्योर करना सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डेटा, टू डिफाइन लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज एंड प्रोडक्ट यूजर्स, और एड्रेस करना इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म एंड डेटा प्रोटेक्शन को, और अमेंड होना रिलेटेड लॉज हो गए कुछ, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर देखें, ठीक है, तो क्या क्या है, ये कौन सा एज अमेंडेड 2000 है, मतलब 2000 वाला नहीं है ये जब अमेंड हो गया, अमेंड होकर जो 2008 में आया, तो उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे। लीगल रिकॉग्निशन, सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशन ऊपर ही पढ़ा हमने कि क्या करना है, ये जो एक्ट है वो इसीलिए आया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या डिजिटल सिग्नेचर्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स को क्या करना है, लीगल रिकॉग्निशन देना। ठीक है, द एक्ट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि सेक्शन 4 में डिफाइन है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 5 में डिफाइन है, हम लोग पढ़ेंगे। दिस एंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल्स एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर लीगली वैलिड एंड इन्फोर्सेबल सिमिलर टू पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन पेपर किया आपने, ठीक है, किसी भी स्टैम्प पे किया, और उसी को अगर आप डिजिटली भी कर रहे हैं तो सेम वैल्यू होगी पेपर की भी, और अगर आप डिजिटली भी आपके पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी भी मतलब सेम वैल्यू रहेगी। तो लीगल रिकॉग्निशन यही होता है कि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना कि कोर्ट में अगर हम जा रहे हैं तो सेम वैल्यू पेपर और पेन वाला भी है, और सेम वैल्यू क्या है, हम अगर कोई डिजिटली चीज़ें कर रहे हैं तो उसकी भी सेम वैल्यू है। तो यही बात करता है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है, द एक्ट enables the use of electronic records and digital signatures in government service, including filing of forms and documents, grant of licenses and approvals, electronic storage and retrieval of government records, has strengthened e-governance and digital administration। अब क्या हुआ, ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के भी काम में क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होने लग गया तो क्या हुआ, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो गए,
पहले क्या होता था, कहीं भी हम गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते थे तो क्या होता था, सब पेपर्स और इसी में रहता था, पेपर्स फाइल्स बड़ी बड़ी लगी हैं। अब अपने को अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो कैसे निकालेगा सामने वाला, कितनी ज़्यादा परेशानी आती थी, कहाँ ढूंढे, उतनी अलमारी है, 10-15 अलमारी है भरी पड़ी है ऊपर से नीचे तक, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो उन सब चीज़ों को भी फैसिलिटेट करवाना मतलब बहुत ईजी हो गया कि भाई एक कंप्यूटर में सारा डेटा स्टोरेज कर दिया, ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ, नाम डाला और अपना नाम आ गया, अपने नाम से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी भी आप देख सकते हैं कोर्ट में कि कोर्ट में अब एक एक फाइल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ई कोर्ट सर्विसेज में आपने नाम डाला, केस का नाम डाला, नंबर डाला और आपका केस सामने आ जाता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया ना इसका, कि कोर्ट में भी वैसे ही सेम अगर हम लोग कहीं पे भी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूशन कहीं पे भी देखें तो क्या है, यही चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो ये एक्ट क्या कहता है, इनेबल द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर हम कोई केस भी फाइल कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, आजकल डिजिटल फॉर्म में ही कर रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स, ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज एंड अप्रूवल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ये जो एक्ट है इनेबल्स करता है फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या रहता है। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, दिस इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। दैट कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ साइबर ऑफेंसेस, ये क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड हुई हैं पोस्ट 2008, मतलब 2008 अमेंडमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें ऐड हुई, पहले नहीं थी। तो इसमें 2009 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंड स्टैंड सेवरल साइबर ऑफेंसेस प्रोविजंस इंक्लूडिंग सेक्शन 65 ऐड किया, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसके साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो सेक्शन 65 जो है वो आ जाएगा। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया है तो वो हो गया। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, भाई मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला यार मुझे ना नया फ़ोन खरीदना, आईफोन खरीदना है, और जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू किया, मुझे क्या हो गया, आईफोन के सारे ऐड आने लग गए। तो क्या था ये, आइडेंटिटी थेफ्ट ही था ना, मतलब मेरी बातें ये सुन रहे थे। तो ये क्या है, सेक्शन 66C के अंडर कवर होता है। देन सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। देन सेक्शन 66E वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देन 66F साइबर टेररिज्म। सेक्शन 67, 67A, 67B ऑब्ससेनिटी, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इन सब चीज़ों से डील करता है कि भाई ऑब्ससीन मटेरियल किसी को सेंड करना फ़ोन में ही, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट हो गया, ये चाइल्ड को कोई भी सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भेजना, या ये ऐसी सारी चीज़ें क्या है इसमें कवर होगी। ये क्या है, साइबर क्राइम्स। दिस प्रोविजन सिग्निफिकेंटली इनहांस द पीनल फ्रेमवर्क ऑफ दैट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी तक क्या था, कंपनसेशन की बात हो रही थी कि भाई ठीक है तुमने क्या क्या चीज़ें फ्रॉड किया, ये सारी चीज़ें हुई है ना, तो क्या था, वो एक नॉर्मल चीज़ें थी कि भाई कंपनसेट कर देंगे। मतलब वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो क्या सिविल रॉन्ग था, सिविल रॉन्ग मतलब वो बोल सकते हैं कि हम साइबर टॉर्ट था, जहाँ पे डैमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पीनलाइज है, यानी ये क्या है, साइबर क्राइम है। यहाँ पे आपको पेनल्टी तो लग ही सकती है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड प्राइवेसी, ठीक है। द अमेंडमेंट 2008 इंट्रोड्यूस सेक्शन 43A विच इम्पोजेस लाइबिलिटी ऑन बॉडी कॉर्पोरेट फॉर फेलो टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल। भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो 2008 अमेंडमेंट था उसमें सेक्शन 43A में लाइबिलिटी लगा दी, कोई भी बॉडी या कॉर्पोरेट पे अगर वो क्या करता है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा जो है उसको क्या करता है, फेलियर हो जाती है, मतलब वो लीक कर देता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे, उस पर क्या लगा है, एक लाइबिलिटी इम्पोज कर दी गई है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन थ्रू ऑफेंसेस लाइक वायलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर सेक्शन 66E। देन इंटरमीडिएट लाइबिलिटी एंड सेफ हार्बर, सेक्शन 79। अब इंटरमीडिएट क्या है, हम कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी डेटा या कोई भी फाइलिंग कर रहे हैं या कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, तो क्या हो रहा है, जो इंटरमीडियरी है उसकी लाइबिलिटी क्या बनेगी, ठीक है। द अमेंडमेंट क्लैरिफाइड द लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी सच एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। अंडर सेक्शन 79 इंटरमीडियरीज आर ग्रांटेड सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अगर मैं कोई भी चीज़ खरीद रही हूँ विद द यूजिंग ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो वहाँ पे क्या सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोवाइडेड they exercise due diligence and do not knowingly add unlawful activities. Powers of interception, monitoring and blocking. The act empowers the government with procedural safeguards to intercept, monitor or decrypt information, block public access to information और monitor traffic data। मतलब यहाँ पे क्या पावर्स है इंटरसेप्शन के लिए, मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग का। तो यहाँ पे जो एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैफिक डेटा को। These powers are aimed at protecting national security and public order, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो
किसी भी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन उसको ब्लॉक कर सकती है और मॉनिटर कर सकती है ट्रैफिक डेटा को। देन प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। The 2008 amendment introduced Section 70 Protected Systems और Section 70A National Critical Information Infrastructure Protection Center और Section 70B Indian Computer Emergency Response Team. These provisions focus on cyber security and incident response के लिए ये वर्क करती है। देन आता है एडजुडिकेशन एपेलेट मैकेनिज्म। एक्ट प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स फॉर कंपनसेशन क्लेम्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल टू इंश्योर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ साइबर डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या किया जाए, स्पीडी रिजोल्यूशन हो उनका, इसके लिए क्या बनाया गया, साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। और ये क्या है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट फॉर कंपनसेशन, अगर कोई भी कंपनसेशन क्लेम्स है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट किसका है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का। वो जो है वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर देंगे। अगर उससे कोई भी सहमत नहीं है तो वो पर्सन क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकता है, ट्राइबल ट्रिब्यूनल में अपील ये कर सकता है। दिस इंश्योर्स स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ साइबर डिस्प्यूट्स। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का क्या होता है कि कोई ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है विद इन द कंट्री, मतलब पूरे इंडिया में तो अप्लाई होता ही है। अगर कोई पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया है और क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सोर्स है उसका जो कंप्यूटर है वो प्रेजेंट है, या कोई भी डिवाइस जो कि प्रेजेंट है उसके थ्रू कर रहा है कोई भी ऑफेंस इस काइंड का, तो वो भी इसमें कवर होगा। द एक्ट अप्लाइज इवन टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इन्वॉल्व इज लोकेटेड इन इंडिया। दिस इज क्रूशियल ड्यू टू बॉर्डर लेस नेचर ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ अलाइड लॉज। तो कौन कौन से लॉज में अमेंड हुआ इसमें, इंडियन पीनल कोड में यानी बीएनएस भी बोल सकते हैं, एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 टू रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल एविडेंस। अब इसके रेलेवेंट केसेस कौन से हैं, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2015 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन 66A बट अपील सेक्शन 69 एंड 69A रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट व्हाइल एम्फसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कंक्लूजन का देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कि अमेंड हुआ 2008 में रिप्रेजेंट द कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग इलेक्ट्रॉनिक transaction, cyber security and cyber crimes in India. The 2008 amendment significantly strengthened the act by addressing emerging cyber threats, enhancing data protection, defining intermediary liability and safeguarding national security. The act has played a crucial role in promoting digital governance, e-commerce and cyber law enforcement while striving to balance technological एडवांसमेंट विथ इंडिविजुअल राइट्स। तो समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है। ठीक है। उसके बाद में इसका रिलेवेंट केस अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो मैंने सारी चीज़ें जो है जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसको भी अप्रॉक्स 20 मार्क्स का अगर ये पूछा जाएगा तो ये बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है। इतना पढ़ के जाएंगे तो पक्का नंबर आ जाएगा। और मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं क्योंकि इसकी थ्योरी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही कवर कर देती हूँ। तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आप। और मैं और भी अप्रॉक्स जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं सारे लेक्चर में कवर कर दूंगी। अप्रॉक्स 8 to 10 लेक्चर्स होंगे और एग्ज़ाम में उसी 8 to 10 लेक्चर में से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो बने रहिए और फॉलो करिए। और अगर ये नोट चाहिए हो तो नीचे बोल दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो शुभ रात्रि, बाय।